हेलो स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। ओके, तो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको यूनिट 4 तक समझा दिया था। ठीक है, आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो क्या होगा, यूनिट 5 इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 यूनिट भी 5। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, ओके तो क्या है इसमें क्वेश्चंस, किस टाइप से टॉपिक बनते हैं। किसी फर्म के कारोबार के प्रबंध और संचालन में साझेदारों से क्या अधिकार है। क्या किसी साझेदार को साझेदारी व्यवसाय के अलावा किसी अन्य व्यवसाय को करने से रोका जा सकता है जबकि वह एक साझेदार हो। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस बनेगा या जो भी टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक, जैसे किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकता है। Of a firm, can a partner be from caring in any business other than of the partnership. Will he is पार्टनर। ठीक है, तो इसमें एक ये क्वेश्चंस बना हमारा। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन रहा है इसमें, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर in the management of the business of a firm. Can a partner be from caring in any business other than of the partnership he is partner। मतलब किसी फर्म के कारोबार के प्रबंध और संचालन में साझेदारों से क्या अधिकार है
क्या किसी साझेदार को साझेदारी व्यवसाय के अलावा किसी अन्य व्यवसाय को करने से रोका जा सकता है जबकि वह एक साझेदार हो? ठीक है, तो इसको किसमें? फर्म के साझेदार के प्रबंध और संचालन में साझेदारों का अधिकार। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे? राइट्स ऑफ पार्टनर इन द मैनेजमेंट and conduct of business of a firm। ठीक है, सेक्शन 12। अब देखिए, हम इसमें राइट ऑफ पार्टनर इन द मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑफ अ फर्म सेक्शन 12 में फर्म में साझेदार के प्रबंध और संचालन में साझेदारों के अधिकार क्या हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 12 के द्वारा फर्म के कारोबार के प्रबंध और संचालन में साझेदारी के अधिकार और कर्तव्यों को उपबंधित करती है। यह धारा इस प्रकार है। साझेदार के बीच संविदा के अधीन रहते हुए नंबर फर्स्ट, प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। नंबर सेकंड, प्रत्येक साझेदार बाध्य है कि वह व्यापार के संचालन में अपने कर्तव्यों का उद्यम पूर्वक पालन करे। नेक्स्ट, व्यापार से संबंध मामूली बातों के बारे में उद्भूत होने वाले किसी मतभेद का निश्चय साझेदारों के बहुमत से किया जा सकेगा और प्रत्येक साझेदार को मामलों के विनिश्चय किए जाने से पहले अपनी राय अभिव्यक्त कराने का अधिकार होगा, किंतु व्यापार के रूप में कोई परिवर्तन सब साझेदारों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक साझेदारों को फर्म की पुस्तकों में से किसी तक पहुंचने का और उनके निरीक्षण करने और उससे नकल करने का अधिकार होगा। सामान्य नियम क्या है? इस संबंध में सामान्य नियम धारा 12 के पहले भाग में समाविष्ट है, अर्थात साझेदारों के बीच की संविदा के अधीन रहते हुए। इसका अर्थ यह है कि साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण उनके बीच होने वाली संविदा के अंतर्गत होना, परंतु जहां उनके बीच संविदा नहीं हुई है तो उनके निम्नलिखित अधिकार होंगे। ठीक है, अब इसमें हम सबसे फर्स्ट नंबर बाई नंबर हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट इसका जो राइट है वो क्या है? राइट्स टू टेक पार्ट इन ठीक है। नेक्स्ट, right to opinion in case of difference of opinion। नेक्स्ट, थर्ड है राइट टू
the books of the firm। नेक्स्ट फोर्थ है on carrying on business for himself by a partner। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राइट टू ओपिनियन इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार। चूँकि साझेदारी का व्यापार सभी साझेदारों का वैयक्तिक व्यापार है, अतः प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन तथा प्रबंध में भाग लेने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। यदि इसे इस अधिकार से वंचित किया गया जाता है तो वह ऐसे लोगों के विरुद्ध न्यायालय के से निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। किसी भी साझेदार द्वारा फर्म में अपने स्वामित्व को अन्य साझेदारों के बंधक रखने के बावजूद भी उसके व्यापार संचालन अधिकार बना रहता है। यदि किसी साझेदार ने साझेदारी के कारोबार में अपने हित को दूसरे साझेदार के पास रहने रख दिया है तो इस आधार पर उसे कारोबार के प्रबंध में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता, किंतु अंतरीति को कारोबार के संचालन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक केस दिया हुआ है, इसमें केस है इसका जो केस है वो क्या है, बाई यनकाना चौधरी वर्सेस श्री लक्ष्मी देवनार। ठीक है, इस केस में क्या बताया गया कि यह निर्णय दिया गया है कि एक भागीदार का कुछ मामलों में अन्य भागीदारों के साथ वैश्यवासिक संबंध होता है, कुछ में नहीं भी होता। जब एक भागीदार कारोबार का समव्यवहार करता है तो यह उपधारणा की जाती है कि वह ऐसा अपने लिए तथा अन्य भागीदारों के लिए भी करता है। किसी भागीदार के मांगने पर उसे फर्म के लेखों का पूर्ण और ठीक प्रकटन करना चाहिए। उसे अपने निजी मामलों को फर्म के मामलों में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा मतभेद की दशा में राय का प्रकट करने का अधिकार। ठीक है, इसका ओपिनियन क्या है। जहाँ किसी प्रश्न के ऊपर साझेदारों के मतभेद हो वहाँ ऐसा मतभेद साझेदारों के बहुमत से तय किया जाएगा, किंतु बहुमत को पूर्ण सद्भावना के साथ अपना निर्णय देना होगा तो यथासंभव सभी साझेदारों की राय लेना आवश्यक होगा। जहाँ तक व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का प्रश्न है, सभी साझेदारों की सहमति लेना आवश्यक है। सभी साझेदारों की राय पर उचित विचार करने के बाद भी फर्म में संबंधित किसी मामलों का निपटारा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फर्म का है। फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार है कि वह फर्म की किसी पुस्तक का निरीक्षण कर सकता है, चाहे वह फर्म के व्यापार में सक्रिय रूप से भाग
ले रहा है अथवा नहीं। यदि कोई साझेदार किसी हिसाब किताब की एक प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है तो वह उसकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में अग्रलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं। साझेदार की किताब देख सकता है और उसमें से उदाहरण ले सकता है, किंतु उसकी साझेदारी जब समाप्त हो जाए तो उस समय फर्म से अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए या फर्म को क्षति पहुंचाने के लिए वह प्रयोग करने का विशेषाधिकार नहीं रखता। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 4th पॉइंट, हिमसेल्फ बाय अ पार्टनर। ठीक है, अब आता है 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या है कि साझेदार द्वारा अपने लिए कोई अन्य व्यवसाय पर रोक। सामान्यतः नियम वह है कि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय जैसा कोई व्यापार अलग से नहीं कर सकता। वह फर्म के समान व्यापार ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही अन्य किसी के नाम से कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसने उस व्यापार से जो धन कमाया है उसे फर्म को देना पड़ेगा, परंतु साझेदार ऐसा व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं है जो कि साझेदारी फर्म के व्यापार से नहीं करता हो। ये अधिकार साझेदारी के बीच किया विपरीत संविदा के अधीन है। अब आता है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27। ठीक है, तो मैं यह उपबंधित करती है कि लोकनीति के आधार पर ऐसा निषेधात्मक करार शून्य होता है जो कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जगह व्यापार करने में बाधा डालता है, परंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा, ठीक है, साझेदारी अधिनियम की धारा सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2, 36 का सब क्लॉज 2, 54 और 55 का सब क्लॉज 2 में इस नियम के अपवाद दिए गए हैं, अर्थात उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत साझेदार को व्यवसाय करने में वर्जित किया गया है। ये जो अपवाद हैं वो निम्नलिखित हैं। अब क्या आएंगे हमारे अपवाद। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट है सेक्शन 11 के सब क्लॉज 2 क्या है। इसके अनुसार एक साझेदारी संलेख के द्वारा सभी साझेदार यह करार कर सकते हैं कि उनमें से कोई भी साझेदार उस समय तक फर्म के कारोबार के अलावा कोई दूसरा कारोबार नहीं करेगा जब तक वह साझेदार है। नेक्स्ट है 36 का सब क्लॉज 2। इसके अनुसार उनमें से कोई भी व्यक्ति साझेदार न रहने की दशा में किसी उल्लिखित अवधि तक या उल्लिखित स्थानीय सीमा के भीतर फर्म के कारोबार के सदस्य कोई कारोबार नहीं चलाएगा। नेक्स्ट, कोई साझेदारी के साझेदार वह संविदा कर रखते हैं कि फर्म के विघटन या विघटन होने की संभावना पर वे सब या उनमें से कुछ किसी उल्लिखित कालावधि के अंदर या उल्लिखित सीमा के भीतर फर्म के कारोबार के सदृश कोई कारोबार नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, कोई भी साझेदार फर्म की गुडविल बेचते समय यह करार कर सकेगा कि साझेदार निश्चित सीमाओं के अंदर या उल्लिखित कालावधि के अंदर फर्म के कारोबार का सदृश कोई कारोबार नहीं चला सकता। ये किसमें है, 55 के सब क्लॉज 3 में। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी गुडविल बेचकर समय यह करार कर सकेगा कि ऐसा साझेदारी
निश्चित सीमा के अंदर या उल्लिखित कलाविधि के अंदर फर्म के कारोबार के सदृश कोई कारोबार नहीं चला सकता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, इसके हमने क्या बताए थे, किसी फर्म के कारोबार के प्रबंध और संचालन में साझेदारी से क्या अधिकार है। ठीक है, इसके क्या बताया हमने, अधिकार बताए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बताएंगे हम, एक आपको इसके पार्टनर द एजेंट, पार्टनर और एजेंट के बारे में समझाती हूँ, एक शॉर्ट नोट्स। तो इनका नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक पार्टनर और एजेंट के द्वारा, कि पार्टनर और एजेंट में क्या है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, सेक्शन 18 में। ठीक है, सेक्शन 18 में बताया गया है, एंड इसका एक केस दिया गया है इसमें, वो क्या है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ठीक है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, इसमें केस दिया गया है। तो इस केस में क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इस केस में क्या बताया गया है कि लॉर्ड वेंसली के डोल ने अपने निर्णय में यह कहा गया कि वादी को या अधिक व्यक्ति करार करते हैं कि व्यापार करेंगे तथा लाभों को विभाजित करेंगे, तो उनमें से प्रत्येक मालिक हैं तथा प्रत्येक दूसरे द्वारा व्यापार चलाने के संबंध में की गई संविदा से उसी प्रकार आबद्ध होगा जैसे कोई अकेला मालिक अपने अभिकर्ता जिसे अपने मालिक या नियोजक को पूर्ण लाभ देना होगा कृत्य से आबद्ध होगा। इस संबंध को भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 18 में अपनाया गया है। धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह है, साझेदारी फर्म के कारोबार के प्रायोजनों के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है। स्टोरी ने इस संबंध में अपना मत व्यक्त किया। किसने, स्टोरी ने। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, ए
देखिए इसमें किसने बताया, स्टोरी ने इसमें अपनी लैंग्वेज में क्या बोला कि ए पार्टनर इन डीड द बोथ ऑफ अ प्रिंसिपल एंड ऑफ एजेंट। मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक साझेदार एजेंट तथा मालिक दोनों ही होता है। जहाँ तक दूसरे साझेदारों से मिलकर अपने लिए तथा अपने हित में कार्य करता है, वहाँ तक वह प्रमुख होता है, और जहाँ तक वह साझेदारों की तरफ से कार्य करता है वह अभिकर्ता होता है। मतलब जहाँ तक काम करेगा प्रिंसिपल एंड ऑफ एन एजेंट। ठीक है। साझेदारी विधि अभिकरण विधि की एक शाखा है। साझेदारों का पारस्परिक संबंध गर्भित अभिकरण को जन्म देता है। इसलिए यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारों से कार्य करते हैं तो उसमें अर्जित लाभ में हिस्सा बांटते हैं, तो ऐसी अवस्था में साझेदारी में कारोबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का अभिकर्ता एवं प्रमुख होता है। वह प्रमुख इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं के लिए कार्य करता है और उसके यह साझेदार भी उसके लिए कार्य करते हैं, और अभिकर्ता इसलिए होता है क्योंकि वह अपने लिए कार्य करते हैं, अपने सह साझेदारों के लिए भी कार्य करता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 18 में इस अवधारणा को व्यक्त किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई भी साझेदार फर्म के कारोबार के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ और बा आपस में यह करार करें कि वे व्यापार करेंगे तथा उसे अर्जित लाभ में हिस्सा बांटेंगे, तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का स्वामी तथा एजेंट होगा, यानी आ बा का एजेंट तथा बा आ का एजेंट होगा, और एक दूसरे द्वारा की गई कोई भी संविदा उसी हद तक वाद्य होगा जितना कि कोई एकल प्रमुख किसी एजेंट के कार्य से आबद्ध होता है, जिसे कुल नाम से अपने नियोजक को देना होता है। प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का अभिकर्ता एक प्रमुख होता है। इसलिए प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यापार संचालन में किए गए कार्यों से सहज साझेदार उसी सीमा तक वृद्ध होते हैं जहाँ तक कि कोई एकल प्रमुख किसी ऐसे अभिकर्ता के कार्य के वृद्ध होता है जिसे कुल मुनाफा प्रमुख देना पड़ता है। साझेदारी के दायित्वों का यही सच्चा सिद्धांत है, किंतु यह सिद्धांत साझेदारी के सभी कार्य एवं व्यवहारों को नियंत्रित नहीं करता, केवल साझेदारों द्वारा फर्म के कारोबार के प्रायोजन के लिए किए गए कार्य को ही नियंत्रित करता है, जिसमें फर्म का बात एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक इसमें केस दिया हुआ है, एक और केस है, वो है होशियार सिंह वर्सेस उदेरी राम। ठीक है। इन्होंने इस केस में एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि जिस फर्म का हिसाब होने पर दो साझेदारों के एक तीसरे साझेदार को देय रकम के भुगतान के लिए वचन पत्र उसके पक्ष में लिख दिया, यह निर्मित किया गया कि शेष साझेदार उस वचन पत्र के वादे नहीं थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या समझाया। आज हमने यूनिट कौन सी स्टार्ट की थी? यूनिट 5 स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फर्म के साझेदार और प्रबंध और संचालन के साझेदार के अधिकार। इसमें हमने राइट समझाए थे आपको। ठीक है, तो किस किस टाइप से थे? 4 टाइप से हमने बताया आपको। नेक्स्ट हमने इसके अपवाद पढ़े, जिसमें सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2, 36 का सब क्लॉज 2, 54 और 55 का सब क्लॉज 2 एंड 55 का सब क्लॉज 3 ये पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक साझेदार फर्म का अभिकर्ता होता है। इसमें व्याख्या दीजिए।
जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था हमारा, ए पार्टनर इज़ द एजेंट ऑफ द फर्म, सेक्शन 18 में। ठीक है, तो इन्होंने एक केस बताया कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें एक स्टोरी थी, उसमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला, सेक्शन 18 में स्टोरी जो थे उन्होंने क्या बोला, ए पार्टनर इन मेडिटेड एंड द बोथ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब प्रिंसिपल और जो एजेंट थे साझेदारी की तरफ से कार्य करता है वही अभिकर्ता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि दो पार्टी थी आ और बा, आपस में ये करार करा कि वे व्यापार करेंगे, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि वे एक व्यापार करेंगे, उसमें अर्जित लाभ के हिस्सा बांटेंगे। तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का स्वामी तथा एजेंट होगा, यानी आ बा का एक एजेंट, बा आ का एजेंट होगा। एक दूसरे की गई संविदा से उसी हद तक वाद्य जितना होगा जितना कि कोई एकल प्रमुख किसी एजेंट के कार्य से आबद्ध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक केस दिया होशियार सिंह वर्सेस उदेरी राम का, जिन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया हमें कि जिसमें फर्म का हिसाब होने पर दो साझेदारों के एक तीसरे साझेदार को देय रकम के भुगतान के लिए वचन पत्र उसके पक्ष में लिख दिया है। यह निर्मित किया गया कि शेष साझेदार उस वचन पत्र के वादे नहीं था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में यूनिट 5 स्टार्ट की, चैप्टर 5 स्टार्ट किया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अपने नोट्स ले लीजिए एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज यूनिट 5 में हमने रिलेशन ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके दायित्व एंड लायबिलिटीज़ क्या हैं ये समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।